नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मंगल ग्रह की और उसके अन्वेषण के पिछले कह सकते हैं 60 सालों के एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास की। देखिए, अपनी पृथ्वी को छोड़ दें तो मंगल ही हमारे सौरमंडल का वो ग्रह है जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा जानने की कोशिश की है। दशकों से क्या वैज्ञानिक और क्या हम जैसे आम लोग, सबकी दिलचस्पी इसमें बनी हुई है। तो ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। वो दौर था शीत युद्ध का और अंतरिक्ष में एक होड़ सी लगी हुई थी। मंगल तक पहुंचना ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया था। सोवियत संघ ने शुरुआती कोशिशें तो बहुत की, पर एक के बाद एक सभी मिशन असफल होते गए। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि उस जमाने में ग्रहों के बीच यात्रा करना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। और इन विफलताओं के पीछे की वजहें कभी-कभी बहुत छोटी होती थीं। सोचिए, रॉकेट के तेज कंपन से गाइड करने वाला जाइरोस्कोप ही टूट गया, या फिर ओरिएंटेशन सिस्टम में एक छोटा सा गैस वाल्व लीक हो गया। सुनने में ये छोटी मोटी इंजीनियरिंग की खामियां लगती हैं, लेकिन इन्हीं ने उन शुरुआती मिशनों को नाकाम कर दिया था। तो एक तरफ सोवियत संघ लगातार नाकामियों से जूझ रहा था, और ऐसा नहीं कि नासा के लिए सब आसान था, वो भी संघर्ष कर ही रहे थे। लेकिन देखिए, मेरिना 3 के फेल होने के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही नासा ने मेरिना 4 लॉन्च कर दिया, और ये वो पहला अंतरिक्ष यान बना जो मंगल के पास से सफलतापूर्वक गुजरा। और इसी ने हमें उस लाल ग्रह की पहली नज़दीकी तस्वीरें भेजी। और मैरिनर 4 की उन सिर्फ 21 तस्वीरों ने मंगल के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहाँ तो हम मंगल पर नहरों और बस्तियों की कल्पना करते थे, और कहाँ इन तस्वीरों ने दिखाया कि ये तो एक बंजर गड्ढों से भरी दुनिया है, बिल्कुल हमारे चांद की तरह। तो अब सिर्फ पास से गुजरना काफी नहीं था। इन फ्लाईबाय मिशनों से जो भी पता चला, उसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप यही था कि मंगल की कक्षा में यानी ऑर्बिट में पहुंचा जाए और फिर उसकी सतह पर उतरा जाए, ताकि इस ग्रह को और गहराई से समझा जा सके। और यह हुआ 1971 में। नासा का मैरिनर 9 जब मंगल पर पहुंचा तो एक अजीब ही स्थिति थी। पूरा का पूरा ग्रह धूल के एक विशाल तूफान में डूबा हुआ था। अब सोचिए, अगर यह सिर्फ एक फ्लाईबाय मिशन होता तो सब बेकार हो जाता, लेकिन ऑर्बिटर होने की वजह से यह महीनों तक इंतजार करता रहा। और जब तूफान थमा तो इसने ग्रह की 85% सतह का नक्शा तैयार किया और वैलिस मैरिनेरिस जैसी विशाल घाटियों की खोज भी की। सतह पर उतरने की पहली कामयाबी मिली सोवियत संघ के मार्स 3 को, लेकिन यह सफलता बहुत ही छोटी थी। ये लैंडर सिर्फ 20 सेकंड तक ही काम कर पाया। इसके ठीक उलट 1976 में नासा के वाइकिंग 1 और 2 लैंडर्स मंगल पर उतरे, और ये तो सालों तक काम करते रहे। इन्होंने हमें मंगल की सतह, वहां के मौसम और जमीन के बारे में इतना कीमती डेटा भेजा जो पहले कभी नहीं मिला था। अब ये एक किस्सा सुनिए। साल था 1988 और सोवियत संघ का फोबोस 1 मिशन एक ग्राउंड कंट्रोलर की एक मामूली सी गलती की वजह से तबाह हो गया। हुआ ये कि जो कमांड कोड भेजा गया उसमें सिर्फ एक हाइफन माइनस मिसिंग था, बस। और इसी एक गलती ने स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स बंद कर दिए। ये घटना हमें बताती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक छोटी सी डिटेल भी कितनी ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद मंगल के अन्वेषण में एक नया अध्याय शुरू हुआ, रोवर क्रांति का। अब हम सिर्फ एक जगह पर उतरकर नहीं, बल्कि इन पहियों वाले रोबोट्स की मदद से मंगल की सतह पर घूम फिरकर वहां की जमीन का करीब से अध्ययन कर सकते थे। और इस क्रांति की शुरुआत की 1997 के पाथफाइंडर मिशन ने। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने एयरबैग का इस्तेमाल करके लैंड करने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा किफायती तरीका दुनिया को दिखाया। और इतना ही नहीं, इसने सोजोनर नाम के पहले मार्स रोवर को भी सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा, जिसने भविष्य के सभी रोवर मिशनों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब जरा इन रोवर्स की उम्र में हुई तरक्की देखिए। यहाँ जो सोल लिखा है उसका मतलब है मंगल का एक दिन, जो हमारी पृथ्वी के दिन से बस थोड़ा सा लंबा होता है। तो देखिए, सोजोर्नर चला 92 सोल तक, लेकिन उसके बाद आए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा सालों तक चलते रहे। और इसकी वजह सीधी सी बात है, बेहतर इंजीनियरिंग, ज्यादा अच्छे सोलर पैनल्स और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पुर्जे। अब जब रोवर्स का आकार बड़ा हुआ, मतलब कार जितना बड़ा, जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस, तो उन्हें उतारने के लिए भी एक बिल्कुल ही अलग और जबरदस्त तरीके की जरूरत पड़ी। इसे कहते हैं स्काई क्रेन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें एक रॉकेट प्लेटफॉर्म रोवर को केबल के सहारे हवा में लटकाकर धीरे से मंगल की सतह पर सुरक्षित रखता है। कमाल की इंजीनियरिंग है।
और अगर अपॉर्चुनिटी रोवर की बात करें तो बस ये एक आंकड़ा ही काफी है, 45.16 किलोमीटर्स। सोचिए, इसे बनाया गया था सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के लिए, लेकिन ये एक मैराथन से भी ज्यादा चला। ये नंबर ही अपॉर्चुनिटी की जबरदस्त मजबूती और उसकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन 2018 में एक बहुत बड़े धूल के तूफान ने अपॉर्चुनिटी का मिशन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रोवर से जो आखिरी इंजीनियरिंग डेटा मिला था ना, उसे एक पत्रकार ने बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में इन शब्दों में बयां किया, मेरी बैटरी कम है और अंधेरा हो रहा है। हाँ, ये रोवर के असली शब्द तो नहीं थे, पर ये लाइन उस मिशन के अंत की जो भावना है उसे बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। तो जहां शुरुआत में मंगल की खोज सिर्फ 2 देशों के बीच एक दौड़ थी, अब वो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम अन्वेषण के एक ऐसे दौर में हैं जहां कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। आज देखिए कितने ही देश मंगल की खोज में लगे हैं। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम वहां के वातावरण को समझ रहा है। यूएई का होप प्रोब मौसम पर नजर रखे हुए है। चीन का तियानवे-1 मिशन अपने ऑर्बिटर और जुरुआंग रोवर के साथ ग्रह की जमीन की पड़ताल कर रहा है। और हाँ, यूरोप की स्पेस एजेंसी भी अपने कई मिशनों के साथ इस दौड़ में शामिल है। तो अब आगे क्या? भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। मतलब परसिवियरेंस रोवर जो मंगल की चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रहा है, उन्हें किसी तरह वापस पृथ्वी पर लाना, ताकि हम उन सैंपल्स का यहां अपनी लैब्स में विश्लेषण कर सकें और मंगल के रहस्यों को और भी करीब से जान पाएं। इन सभी रोबोटिक मिशनों ने हमारे लिए, यानी इंसानों के लिए, मंगल पर जाने का रास्ता तो तैयार कर दिया है। अगला कदम जाहिर है वही है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल आज भी वही है कि इंसान आखिर मंगल की उस लाल धरती पर अपना पहला कदम कब रखेगा। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.